क्लास 11 के यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स में चैप्टर 2 देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के जो सॉफ्टवेयर है, फिर हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, फिर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये जब मैं बता दूंगा आपको, आप क्लियर हो जाएगा कि ये इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, इनको यूटिलिटी क्यों कहते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, कंप्रेशन टूल्स हो गए, बैकअप वाले सॉफ्टवेयर हो गए और डिस्क को डीफ्रैगमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वर्ड वगैरह है, तो जनरल पर्पस या कस्टमाइज्ड हम आपके पर्पस के लिए बनाए गए हैं। और फिर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है, फंक्शन क्या है इनकी, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हमारे पास कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, सोलारिस, बॉस, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे अलग अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एंड्रॉयड, सिम्बायन, ये हम देखेंगे। फिर हम ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है और शेयरवेयर क्या है, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में आएगा। सबसे पहले है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, क्योंकि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का मतलब ये है कि जो चीज आप देख सकें, टच कर सकें, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। और ये सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये एक जनरल टर्म है उन सारे कंप्यूटर प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शंस के लिए जो इस कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे। इनको देखेंगे, इनको चलाएंगे और इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे उस हिसाब से ऑपरेशन करेंगे। तो प्रोग्राम होते क्या है, प्रोग्राम का मतलब है कि आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कोई काम करे। तो जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने कहा कि एक मैगी बनाना है, मैगी के लिए पहले पानी गर्म करेंगे, फिर उसके बाद मैगी उसमें तोड़ के डालेंगे और उसके बाद उसको उबालेंगे, फिर लास्ट में मसाला डाल देंगे और फिर खा लेंगे। तो अगर बनाने का तरीका देखा जाए तो केवल आपके 4 स्टेप बनते हैं। तो जो स्टेप आपने बताए हैं वो आपने कोड में लिखे हुए। जो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को चलाने में सक्षम है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये कैपेबिलिटी देता है हार्डवेयर को कि आप चलें, क्योंकि हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन लेता है, इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर देता है। अगर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो हार्डवेयर एक, जैसे आप इनपुट दे रहे हैं, जैसे एलईडी जल रहा है, बस इतना करेगा। लेकिन आपके हिसाब से अगर काम करना है, तो कोई जनरल आपके कस्टमाइज काम करना है, उसके लिए आपको कुछ अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए, हम देखेंगे। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को और डिवाइड कर सकते हैं हम कंपाइलर में, असेंबलर में और इंटरप्रेटर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ये होगा, हम आगे देखेंगे, जो आपके लिए आप उसको यूटिलाइज करते हैं किसी काम को करने के लिए, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कुछ कस्टमाइज जो आपने अपने लिए बनाए हो, कि देखिए मुझे ये काम करना है, इसके लिए आपने किसी से सॉफ्टवेयर बनवा लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली सीधा रिलेटेड है कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करने में, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने में, और साथ में हार्डवेयर को कंट्रोल और यूटिलाइज करने में। वो सारे काम जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने में, चलाने में और ऑपरेशन करने में काम आते हैं, उन्हें हम सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसलिए इसका नाम सिस्टम रखा गया है, क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर से डील हो रहा है। ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए इस तरीके से डिजाइन है ताकि कि आप जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन है उनको कंट्रोल कर सकें। सीधी सी बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये सीधा बताते हैं कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है और कैसे करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर और कुछ नहीं चलेगा। ये एक लेयर है जिसके ऊपर सारी चीजें, जो भी आपने सॉफ्टवेयर के नाम मैंने अभी आपको गिना है, वो सारे इसी के ऊपर चलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा हार्डवेयर को, और जो इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर आएंगे, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामर्स हैं, आप हैं, हम हैं, यूजर्स है जो कंप्यूटर को यूज करने वाले हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो भी हो रही है कंप्यूटर में, चाहे इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रहा हो प्रोसेसर में, या कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर उतना यूजफुल नहीं रहेगा जितना अभी आप देख पा रहे हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जैसे आप बटन दबाते हैं स्विच ऑन का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो लोड होता है, जो हमने पहले MBR जो बूट रिकॉर्ड वगैरह की बात करी थी, बूटस्ट्रैप लोडर की बात की थी, तो सारी चीजें जो होती हैं वो तभी शुरू होती हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा पहला प्रोग्राम होता है जो आपके मेमोरी में आता है सबसे पहले। यूजर कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। बीच में ये आप यूजर है, ये हार्डवेयर है, बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी कहते हैं कि इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसकी डेफिनेशन भी उस तरीके से होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में चलते हैं, पहले डॉस, अब विंडोज का 10 वर्जन है, यूनिक्स, लिनक्स, सोलारिस, ये सारे चलते हैं, मैक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर के लिए भी हो सकता है, एक मल्टीपल यूजर के लिए भी, मल्टी यूजर के लिए भी हो सकता है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक यूजर को अलाउ करता है एक बार काम करने के लिए, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो एक से ज्यादा यूजर को, अगर मशीन की पावरफुलनेस पे है कि एक ही टाइम पे कितने लोग काम कर सकते हैं। जैसे विंडोज 7 एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बाकी, जैसे पिज्जा का बेस होता है वैसे ये बेस है जिसके ऊपर अलग अलग टॉपिंग्स डाल सके, तो जिसके ऊपर आपके प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर सके, काम कर सके। तो क्योंकि ये इंटरफेस है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, ये इस तरीके से बनाया जाता है या बनाया गया है ताकि ये ऑपरेट करे, कंट्रोल करे और एग्जीक्यूट करे, चलाए जितने भी अलग अलग एप्लीकेशन है कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर के जो अपने रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, यानी CPU हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, वो सारे के सारे, और बाकी जितने भी आपकी एक्सेसरीज हो गई, उन सबको मैनेज करने में रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी चॉइस हो, हमसे पूछा जाए, तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि CPU पे और जो भी उसके साथ आपके डिवाइसेस अटैच और कौन से एप्लीकेशन इसमें चलने, उस पर डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता, जैसे आप बोलेंगे RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सारे काम करता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, और जब भी यूजर या प्रोग्राम की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, ये इसको असाइन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फंक्शन क्या है, काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम हैं, जिसमें अगर हम इसको ब्रॉडली अलग अलग भाग में डिवाइड करें, तो सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी आपको CPU को मैनेज करना है। CPU के पास प्रोसेसेस आएंगे अलग अलग। प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम क्या होते हैं? रिटन इन सर्टेन कोड। मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो जो आपके पास कोड है वो प्रोसेस बन के आएगा, और प्रोसेस बन के आएगा, जब वो एग्जीक्यूशन पे जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि ये कोड वो प्रोसेस कहलाने लगेगा। तो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसको अलॉटमेंट जब करना है CPU को, तो इसे कहते हैं हम शेड्यूलिंग। तो कई टाइप की शेड्यूलिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे यूज करता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के आपके ये शेड्यूलिंग यूज करते हैं। जैसे आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें क्या होता है कि जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से अलग अलग, जैसे मान लीजिए सीनियर अधिकारी आ गए, GM आ गए, और यहाँ पर एक टेक्निकल ऑफिसर साहब आ गए, तो किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? चलिए इन सबसे पहले डील कर लेते हैं,
फिर आप साहब आप अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। तो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको पहले लिया जाता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको बाद में लिया जाता है। तो जब तक काम चलता है, और क्या होता है इसके बीच में कुछ इंटरप्ट भी आ सकते हैं। इंटरप्ट मतलब ये होता है, मान लीजिए जीएम है, इनके भी बड़े अधिकारी आ गए, तो आप क्या करेंगे, सर 1 मिनट रुकिएगा, ये खुद ही बोलेंगे, 1 मिनट जरा इनको कंट्रोल दे दीजिए, तो इनसे बात होगी। तो ये इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट को इस तरीके से समझिए इंटरप्शन, क्योंकि इंटरप्ट से ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डील होता है, सारे काम इसी से होते हैं। जब तक आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नहीं आएगा, ये इधर से उधर कंट्रोल नहीं देगा, राइट। तो जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जो थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि मान लीजिए कि ये साहब है, ये बहुत देर तक बात कर रहे हैं, तो ये जो होगा, जो थोड़ा सा एक ऐसे अधिकारी है जो इनके बाद में आते हैं हायरार्की लेवल पे, तो इनका क्या होगा। तो ये हो सकता है ये पूरा 1 घंटा ले लें, 2 घंटा ले लें, 4 घंटा ले लें, फिर इनका क्या होगा। तो जिनकी प्रायोरिटी, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, यहाँ तो हाई प्रायोरिटी हो गया। हाई प्रायोरिटी छोटा जॉब बहुत सारा ज़्यादा समय ले सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब जिसकी प्रायोरिटी एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद एक और तरीका है शेड्यूलिंग का, उसे हम कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, राउंड रॉबिन मतलब ऐसे आइए, फिर आप चले जाइए, फिर आइए, अच्छा आप बाद में आइए, पहले इसको करिए, फिर उसके राउंड रॉबिन मतलब आपको दे दिया हमने कुछ समय, इतना काम करिए, फिर आप बाद में आइए। यानी कि आप 3 लोग आ गए आपके पास, आपने कहा आप आइए, 4 मिनट आपसे बात होगी, फिर आप आ जाइए, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए साहब, फिर 4 मिनट इनसे बात हो जाएगी, फिर इनको बोलेंगे थोड़ा रुक जाइए आप, फिर 4 मिनट इनसे ले लेंगे, फिर उसके बाद ये, क्योंकि ये सबसे पहले रोके गए थे, फिर इनसे 4 मिनट की बात हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, यानी इसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग। इसमें होता क्या है कि हर एक प्रोग्राम या टास्क को बेसिकली प्रोसेस, हम बात करेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया आपको प्रोसेस, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो हर एक प्रोग्राम को एक समय दिया जाता है, और वो अलॉटेड टाइम जो दिया है उस समय तक काम करेगा, और उसके बाद उसको खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए वो टाइम, मतलब इनकी बात मान लीजिए 20 मिनट की है, तो इनकी 4 मिनट में तो कंप्लीट नहीं होगी, 16 मिनट और बाकी रहेंगे इनके। तो क्या होगा कि इनको अभी होल्ड कर दिया जाएगा, इनसे टाइम ले लिया। हो सकता है ये केवल 2 मिनट की बात करना चाहते हैं, तो ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर ये इसके पास चले जाएंगे। तो ये क्यू में रखे जाएंगे, और ये जैसे इनका काम खत्म हो जाएगा, इससे बात करनी शुरू करेंगे, तो ये क्यू में सबसे एंड पे चले जाएंगे। इस तरीके से अलॉटेड टाइम में जो समय दिया जाएगा, उस हिसाब से जो रिस्पॉन्स टाइम है और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आप तीनों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी तीनों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक जो साहब है वो उनको आप समय नहीं दे रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं और हर एक यूजर को आप समय देते हैं कि आइए हमारा रिसोर्स यूज करिए। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम है जिसे हम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस, आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप जोड़ रहे हैं सिस्टम में या जुड़ी हुई है, तो वो डिवाइस कहलाएगी। इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, ये क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर या जो उसके साथ ऑक्सिलरी डिवाइसेस लगे हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे बात करता है और एक हार्मनी बनाता है, एक बैलेंस बनाता है उनके बीच में और सीपीयू के बीच में। उसका कारण क्यों है? अब आप बोलेंगे हार्मनी बनाने की क्या जरूरत है, सीपीयू तो सबसे तेज है। यही बात है, सीपीयू बहुत तेज है, सीपीयू का स्पीड, सीपीयू की पावर बहुत तेज है। जब वो दूसरों से बात कर रहा है, मान लीजिए आपने प्रिंटर से कोई इनपुट आ गया, तो प्रिंटर का इनपुट कैसे डील करना है ये सीपीयू डिसाइड करेगा, राइट। क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। मैं प्रिंटर की बात कर रहा हूं या फिर इनपुट की बात कर रहा हूं, कीबोर्ड से टाइप करेंगे आप, सीपीयू तो खटाखट काम करता है। इसके देखिए, अगर आपके पास कोई होगा तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3 गीगाहर्ट्ज उसकी स्पीड होगी। अगर आप अपना स्पीड देखें तो इसी के आसपास करीब करीब होगी। अब आप देखिए आपके सीपीयू की क्लॉक साइकिल या फिर आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इतनी, और आपकी कीबोर्ड की कितनी है ये आप अंदाजा लगाइए। तो अगर ऑप्टिमाइज करना है सीपीयू टाइम, क्योंकि सीपीयू तो खाली बैठा हुआ है, खड़ाक से काम कर देगा फिर खाली बैठ जाएगा। तो सीपीयू को इस तरीके से किया जाए कि सारे डिवाइसेस जो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली वो करे, काम करें। और सीपीयू, हमारा मेन इंटेंशन ये होता है कि सीपीयू खाली ना बैठे, इसका आइडल टाइम कम से कम। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर आप प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर ये स्पूलिंग की टेक्नोलॉजी लगाता है, टेक्निक लगाता है। बाकी जगह हो सकता है कि जरूरत के अनुसार
बफरिंग या स्पूलिंग लगाई जा सके। तो बफरिंग क्या होती है? बफरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप टेम्पररी स्टोरेज करते हैं जो भी आपका डेटा आ रहा है इनपुट बफर में या आउटपुट बफर में। अगर आपको आउटपुट पे दिखाना है तो आउटपुट बफर में रख देंगे, कुछ इनपुट आप ले रहे हैं तो इनपुट बफर में रख देंगे। तो उसके बाद जो इनपुट या आउटपुट का सिग्नल है ये सीपीयू को भेजा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में डिवाइस कंट्रोलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो आपके हर एक इनपुट और आउटपुट के बीच में कहीं ना कहीं एक डिवाइस कंट्रोलर होगा, क्योंकि वो उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है और वही उसकी भाषा को समझ के कंप्यूटर को भेजता है। तो इनपुट आउटपुट बफर का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए चीजें रखी जाएंगी और फिर वो आगे बढ़ाई जाएंगी, राइट। एक बार इतना डेटा आ गया या इतना इनपुट आ गया जो सीपीयू को दिया जा सकता है एक साथ, तो वो वाला काम आपका बफरिंग कहलाती है। ओके, फिर उसके बाद बफर एम्प्टी हो जाएगा, फिर बफरिंग कर दी जाएगी। ये काम चलता रहता है, बफर इन, बफर आउट, बफर फिल, बफर एम्प्टी, ये सारा काम आपका चलता रहता है। तो अब एक चीज समझ लीजिए, ओवरलैप प्रोसेसिंग क्या होता है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम empties the buffer by sending data to the output device and it meantime the program fills another buffer। यानी कि एक बफर तो नहीं होगा, एक से ज्यादा बफर अगर है आपके पास तो एक को वो खाली कर रहा है बफर को, तो दूसरों को भर भी रहा है साथ में। यानी कि मान लीजिए ये बफर है आपके, एक बफर को जब वो खाली कर रहा है तो जब ये खाली कर रहा है तो खाली क्यों रहे, ये दूसरे को भर देगा, है ना। तो ये जो काम है इसे हम कहते हैं ओवरलैप प्रोसेसिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलोड करता है बफर को और जो एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है वो रुकना नहीं चाहिए, तो अब उसको भी तो डेटा कंटिन्यूस चाहिए ना, वरना वो बीच में रुक जाएगा, इसलिए ओवरलैप प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। अगर हम स्पूलिंग की बात करें तो यह है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये एक डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक है। अभी मैंने आपको जिक्र किया था प्रिंटर का, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक है। ये इसलिए यूज होती है, यूज फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी कि प्रोसेसिंग अलग अलग काम आपको करने हैं एक ही डिवाइस पे। जैसे अगर मान लीजिए एक प्रिंटर रखा है, बहुत सारे यूजर ने प्रिंट दे दिया, तो कैसे होगा, किसको प्रिंट किया जाएगा पहले? यहां पर आपका आएगा स्पूलर, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड सीपीयू से बहुत बहुत कम होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस डेटा को कहीं रखेगा, मान लीजिए हार्ड डिस्क में रख दिया। उसके बाद जो इंडिविजुअल यूजर है उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पूल हो रहा है और वो चलता चला जा रहा है, प्रिंटिंग होती चली जा रही है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेटा देगा हार्ड डिस्क को, प्रिंटर हार्ड डिस्क से जहां भी डेटा रखा है वो प्रिंटर से एक बाय एक देगा। तो क्या होगा, सबको लगेगा हमारा सब प्रिंटिंग होती चली जा रही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे हमने डिवाइस देख लिया, रिसोर्स देख लिया, अब हम जरा मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। कंप्यूटर में जो सीपीयू है या जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, आपका डिस्प्ले डिवाइसेस है, ये हर बार इंटरैक्ट करते हैं मेमोरी से। मेमोरी होती है, ये सीपीयू भी इससे इंटरैक्ट करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इससे इंटरैक्ट करते हैं। तो जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो उसको रखना कहां पड़ेगा, मेन मेमोरी में। तब तक मेन मेमोरी रहेगा तब जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद मेमोरी स्पेस को खाली किया जाएगा ताकि वो दूसरे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने वो आ सके। तो ये जो इतना सब काम हुआ, इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको करता है या तो पार्टीशनिंग से या वर्चुअल मेमोरी से। तो पार्टीशनिंग क्या होता है, जो मेमोरी है इसको वो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। यानी क्या होगा कि यहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स आपके आ सकते हैं, यानी कि एक साथ काफी प्रोग्राम आ सकते हैं। ये पार्टीशन आप ये फिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि आप सबका साइज फिक्स कर दें, या वेरिएबल भी हो सकते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अप्रोच पे। और अगर आपने फिक्स कर दिया तो थोड़ा जगह का नुकसान होगा, इसलिए इसको बार बार फ्रेगमेंट करने की जरूरत होगी, यानी कि जो खाली जगह है उसको दोबारा एक साथ मिला के एक खाली जगह बनाएंगे, जो छोटी छोटी खाली जगह है। अब हम आते हैं वर्चुअल मेमोरी पे। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मतलब जो चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी मेमोरी जो नहीं है लेकिन वो यूजर को इतनी बड़ी दिखाई देगी कि उसका सारा काम हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि यूजर अपना बड़ा प्रोग्राम जो मेन मेमोरी से भी बड़ा है
उसको मेन मेमोरी भी रख सकता है। उसको लगेगा कि मैंने सारा प्रोग्राम रख दिया, जबकि मेन मेमोरी की साइज उतनी है ही नहीं। ये कैसे होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मेन मेमोरी को डिवाइड कर देता है पेजेस में। ये मेन मेमोरी है आपकी, जिसे हम रैम भी कहते हैं, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या करता है, अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं पेजेस। इसको हम कहेंगे पेजेस, राइट। अब जो पार्ट प्रोग्राम यहाँ पर है, इसे हम कहेंगे एक्टिव सेट। अब यही प्रोग्राम दूसरा कहाँ पर है? अभी मेन ये सेकेंडरी मेमोरी में, जो हार्ड ड्राइव है या SSD ड्राइव है आपका, सेकेंडरी ड्राइव में, राइट। जो प्रोग्राम आपने यहाँ रखा, अब पूरा प्रोग्राम अभी नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में दिखाई देगा यूजर को, लगेगा मेरा तो सारा प्रोग्राम आ गया, जबकि मेमोरी उतनी है ही नहीं, रैम उतनी है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने पेज में डिवाइड कर दिया, राइट। और उसके बाद क्या किया कि सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। इसको पेजेस बोलते हैं, यहाँ जो डिवाइड हो रहा है मेन मेमोरी में, और जो सेकेंडरी ड्राइव में हो रहा है उसे करेंगे हम आपका ब्लॉक्स। अब बीच में आपका एक PMT यानी कि पेज मैप टेबल है। तो आप क्या करेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखेगा मेन मेमोरी में कि कौन सा आपका ब्लॉक चाहिए। अगर ये प्रोग्राम मान लीजिए आप 2+3 कर रहे हैं, तो 2+3 के लिए मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन जो है या एक कोड है यहाँ पर आ गया। मान लीजिए इसके 10 कोड है, 10 लाइन का कोड है, 3 लाइन यहाँ आ गई, बाकी 7 लाइन यहाँ है। जैसे उसको लगेगा 7 लाइन में 3 हो गई, बाकी आनी है, तो बाकी को ले आएगा। अगर उसकी जगह नहीं है तो वो उस पेज को खाली कर देगा, वापस भेज देगा, उस जगह पे ले आएगा। तो क्या होगा कि जैसी जरूरत पड़ती रहेगी यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक से उठा के यहाँ के पेज में रखता रहेगा। यानी कि बेसिकली एक मैपिंग हो रही है यहाँ पर, ताकि एक मेन मेमोरी को जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके साथ आप रिलेट कर सकें। ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल एड्रेस जनरेट होता है इसमें, रियल फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं होता। तो बड़े प्रोग्राम को भी आप इस पद्धति से इधर उधर ले जाने, मतलब इसे हम अगर यहाँ नहीं, जैसे ये डेटा मांगा गया, सबसे पहले यहाँ पेज फॉल्ट होता है। पेज फॉल्ट अगर हुआ तब वो डेटा वहां से ले आते हैं, तो डेटा आता रहेगा, यूजर को लगता रहेगा कि मेरा तो सारा काम हो रहा है, और जगह उतरी नहीं है लेकिन फिर भी सारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, फाइल मैनेजमेंट। अब आप देखिए, आप अपना जैसे विंडोज पे अगर काम करते हैं तो ओपन करेंगे, फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं, ये सारे आपको दिखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल्स को, फोल्डर्स को और डायरेक्टरीज को मैनेज करता है। जो डेटा स्टोर होता है वो फाइल के फॉर्म में तो स्टोर होता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी इंफॉर्मेशन रखता है फाइल एलोकेशन टेबल में। जैसे ये फाइल है, F1 है, F2 है, इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? फाइल एलोकेशन टेबल में होगी। ये इस फैट में क्या होगा, जिसे फैट कहेंगे हम, उसमें फाइल नेम होगा, फाइल किस टाइप की है, इसका साइज क्या है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, क्या ये इसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, सीक्वेंशियली करेंगे, इंडेक्स सीक्वेंशियल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, रिलेटिव करेंगे। तो इसी फाइल मैनेजर के तहत या इसको यूज करके आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेगा, एडिट करेगा, कॉपी करेगा, और अगर कुछ अपडेट हो रहे हैं वो सारा फैट में करता रहेगा। कौन सी फाइल ओपन है, क्या राइट मिले हैं, क्या यूजर इसे एडिट कर सकता है, रीड कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल मैनेजमेंट में होगी। तो कौन कौन से टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? ओएस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उस हिसाब से। पहला है आपका सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ओएस। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है? एक आपका स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, उसमें जो पर्सनल कंप्यूटर मान लीजिए, वो सिंगल ओएस यूजर चाहिए उसके लिए। तो इस तरीके से ये डिजाइन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ओएस, जो एक काम एक बार में कर रहा है। जैसे पहले MS DOS हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल ओएस था। ऐसे आज भी हैं जो सिंगल ओएस है। ऐसे आपका मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर का ओएस का मतलब ये होता है कि वो आपने जैसे मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम की हमने बात की है, तो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम में एक साथ जो डेटा है वो बहुत सारे यूजर्स एक साथ, मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, और यूजर आपस में कम्युनिकेट भी कर सके।
जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। अब आप मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो दो मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक से ज्यादा प्रोसेसिंग, तो दो या दो से एक प्रोसेस चल रहा है उसके लिए एक से ज्यादा प्रोसेसर आप लगा रहे हैं। प्रोसेसिंग पैरेलल में चल रही है, मतलब एक साथ चल रही है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो एक मान लीजिए ये टास्क है, एक प्रोसेसर इस पे लग जाएगा, एक प्रोसेसर इस पे काम करने लग जाएगा, P1 इस पे काम कर रहा है, P2 इस पे काम कर रहा है। या फिर हो सकता है कि ये प्रोसेसर किसी एक टास्क पे काम कर रहा है, अगर दो टास्क एक साथ चल रहे हैं तो ये प्रोसेसर इस पे काम कर रहा है। क्योंकि ये पैरेलल चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो कंप्यूटर का पावर है वो आपको दिखाई देगा, हाई स्पीड में काम करेगा। लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज 7 है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऐसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी हमने 3 देखे, अब ये चौथा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? टाइम शेयरिंग का मतलब है इसमें फिर से टाइम दे दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास एक टास्क T1 आया, T2 आया, T3 आया, तो इसको मान लीजिए कुछ 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए कर लेंगे, 5 मिनट ज्यादा हो जाता है, 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए, फिर दोबारा इस पे आ जाएंगे, इसको 5 सेकंड के लिए, ऐसे इसको चलता रहेगा। ये आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये इतने तेज इन प्रोसेस के बीच में भागते हैं या स्विच करते हैं कि यूजर को, किसी को भी नहीं लगेगा कि कोई लैग हो रहा है, यानी कि कोई वेटिंग नहीं होगी। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय लगाते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक। ये इतने तेज जाते हैं कि यूजर को कभी लगता नहीं है कि मुझे वेट करना पड़ रहा है। वर्चुअल मेमोरी भी यहां लगाई जाती है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में। वर्चुअल मेमोरी हमने अभी देखा वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है, कि यूजर का प्रोग्राम बहुत बड़ा भी है तो भी मेन मेमोरी उस पर काम कर रही है, चाहे मेन मेमोरी उस प्रोग्राम से छोटी है। कैसे हो सकता है? यूजर अपना गाना सुन रहा है, उसका कंप्यूटर वो गाना भी सुन रहा है, वो साथ में वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी कर रहा है, वो इंटरनेट पे कुछ उसने अपलोड भी लगा रखा है, एक साथ सारे काम चल रहे हैं, राइट? तो इसमें टाइम शेयरिंग में काम कर सकता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर भी हो सकते हैं, मल्टी यूजर भी हो सकते हैं। जैसे विंडोज 95 और उसके बाद जितने भी विंडोज के वर्जन आए वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। फिर आपका आता है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम जैसे नाम ही बता रहा है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए हैं या डिजाइन किए गए हैं ताकि इसको रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज किया जा सके। जैसे रोबोटिक्स, इसका एक फिक्स डेडलाइन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फिक्स डेडलाइन है। अगर इस फिक्स डेडलाइन पे काम होता है तभी हम इसको RTOS कहेंगे, यानी कि हम कहेंगे परफॉर्मेंस अच्छी। अगर नहीं है तो इसे हम कहते हैं डेडलाइन ओवररन। ये जो डेडलाइन दी गई है इससे आगे चले गए आप। जितना कम डेडलाइन ओवररन होगा उतना हम अच्छा कहेंगे कि हाँ एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इस RTOS की। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है RTOS, ये केवल इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि लॉजिकल रिजल्ट क्या आ रहा है कंप्यूटेशन का, बट टाइम पे भी बहुत इनका ध्यान है कि कितने समय में रिजल्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए आप एक मेट्रो की बात करिए या हवाई जहाज की बात करिए, आपको कोई मेट्रो किस समय पे रोकनी है, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, कोई आपको ब्रेक लगाने हैं, ब्रेक अगर लगने में सेकंड्स भी ज्यादा हो गए तो फिर नुकसान कितना होगा जान माल का, ये सोचिए। इसलिए RTOS इतने इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क पे मान लीजिए डेटा स्टोर है और प्रोसेस कर रहे हैं आप मल्टीपल लोकेशन से, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये यहां पर यूज होता है क्योंकि ये अलाउ करता है डेटा और फाइल की शेयरिंग किसी मशीन से या नेटवर्क से। ट्रांसपेरेंट मैनर होता है, कोई भी इसे यूज कर रहा है, तो हम डेटा को रख सकते हैं, हटा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो यूजर को क्या लगेगा कि उनके सिस्टम पे ही डेटा रखा हुआ, उसी पे काम हो रहा है, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। एक है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको GUI देते हैं जिसके थ्रू यूजर नेविगेट कर सकता है, जा सकता है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन इसमें आपने डाला, कंप्यूटर फटाफट आपको रिस्पॉन्स देगा, फिर यूजर नया इंस्ट्रक्शन देगा और मतलब जो पहला इंस्ट्रक्शन डाला उसका रिजल्ट देके दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देगा।
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। तो कौन कौन से आपके यूजर बेस्ड आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कॉमनली यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? विंडोज, आप देखिए 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, राइट। उसके बाद से विंडोज ने राज किया है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपके सामने जीयूआई था, यानी यूजर देख सकता था। उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए और लेटेस्ट यहाँ पर विंडोज 8 है, मैं इसमें विंडोज 10 जोड़ देता हूँ। लेटेस्ट अभी विंडोज 10 है। तो लिनक्स की बात करें, जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपका फ्री और ओपन सोर्स है। इसका मतलब इसका कोड आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चाहे तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप जो लिनक्स की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी कंपनीज इसे सपोर्ट करती है। जो मेन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है, हार्ट है, जिसके कारण इतना फेमस है, वो है इसका लिनक्स कर्नल जो इसका एक तरीके से फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अंदर की चीज जो बाकी चीजों को चलाती है, उसके बारे में उसको हम कर्नल कह रहे हैं। बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है जेएनयू लिनक्स का। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, इसमें ऑफिस का एप्लीकेशन सूट है, भारतीय ऑब्जेक्ट ओओ है इसमें, और साथ में इंटरनेट ब्राउजर आपको फायरफॉक्स मिलेगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, फाइल शेयरिंग। यूनिक्स की बात करते हैं। यूनिक्स मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको 1969 में बेल लैब्स में बनाया गया था। बेल लैब्स AT&T अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी जो थी, उनकी बेल लैब्स में बनाया गया था। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया था, सी लैंग्वेज में बनाया गया था, क्योंकि ये पोर्टेबल था, फ्लेक्सिबल था और पावरफुल था। यूनिक्स नेटवर्क एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा यूज हुआ। आज यूनिक्स और सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन ये ओपन ग्रुप द्वारा ओन्ड है और ट्रेडमार्क है। अलग अलग टाइप के यूनिक्स के वर्जन या फ्लेवर अवेलेबल है, लेकिन इनके पीछे बहुत कॉमनैलिटी है, जिसमें आप देखें GNU लिनक्स है, मैक OS X है, ये सारे इस पे बेस्ड है। अगला हम देख रहे हैं सोलारिस। ये फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सन माइक्रो सिस्टम लेके आए थे 1992 में। इसे हम ओरेकल सोलारिस भी कहते हैं। सोलारिस इज रजिस्टर्ड एज कंप्लायंट विद सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये रजिस्टर्ड है कि ये जो सिंगल हमने अभी जो यहां बात की, सिंगल यूजर स्पेसिफिकेशन से कंप्लायंट है। ये स्केलेबल भी है, बढ़ाया भी जा सकता है और ये वर्चुअल मशीन पे यूज हो सकता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल पे चल रहे हैं, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजिटल मोबाइल डिवाइस, जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उस पर काम करता है। तो इसमें क्या अलग होगा, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर थे उसको बढ़ाना पड़ा, ताकि टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS से नेविगेशन, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी चीजें भी हैंडल की जा सके साइमल्टेनियसली। तो आपके पास एंड्रॉयड है, सिम्बायन है, ये सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ये लिनक्स द्वारा डिराइव किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको रिलीज किया गया था 5 नवंबर 2007 में, और 2011 तक 50% जो जितने भी स्मार्टफोन थे, इन सब पे अभी मोस्टली स्मार्टफोन पे आपका एंड्रॉयड ही है। ये गूगल का बिल्कुल ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिडिलवेयर भी है, और बहुत जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं वो भी है। काफी फ्रेंडली है, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चे भी इसको चला लेते हैं। अलग अलग आपके एंड्रॉयड के वर्जन आए, अभी जब आप ये पढ़ रहे होंगे या समझ रहे होंगे तब और भी वर्जन आ गए होंगे। तो इसको मैं वर्जन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं कह सकता लेटेस्ट अभी क्या होगा। जब ये समझ रहे हैं तब 4.2.2 है। तो इस तरीके से इनके नाम बड़े क्लासिक होते हैं,
सब सारे नाम जो है वो डेजर्ट पे है, मिष्ठान पे, कप केक, हनीकॉम, क्रीम सैंडविच, जली बीन, इस तरीके से नाम है। सिम्बायन, जो नोकिया का मोबाइल ओएस है, अभी एक्सेंचर इसे मेंटेन कर रहा है, तो ये सिम्बायन है। इसमें जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आप रखते हैं, साथ में जो कम्युनिकेशन है, इसका एक बड़ा अच्छा फंक्शनल इंटीग्रेशन है। इसमें मेल बॉक्स इंटीग्रेटेड है और ये पूरी तरीके से फैसिलिटेट करता है जो आप गूगल एप्लीकेशन है वो आप यूज करना चाहें। ओके, इसको शट डाउन करना और अप करना बड़ा आसान है एंड्रॉइड से, अगर आप कंपेयर करें तो। बहुत सारे अलग अलग इसके वर्जन हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो लेटेस्ट है जिसे सिम्बायन बैले में कह रहा हूँ, अभी आप यूज करेंगे तो आप और भी नए वर्जन आ गए होंगे जो 48 लैंग्वेज से ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बहुत सारे एस्पेक्ट देखे हमने, और सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने बात की, आगे भी अब बहुत बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।